दोस्तों नमस्कार। मेरी आवाज़ आ रही है? आ रही है तो हाथ खड़े करके बताएंगे। सर मेरी आवाज़ आ रही है? बिल्कुल, थैंक यू। दोस्तों नमस्कार, मैं टंगधर पटेल आज इस एजुकेशन सेशन में आए सभी महत्वाकांक्षी साथियों का तहे दिल से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों निश्चित है आप समय निकाल करके इस सेशन के लिए उपस्थित हुए हैं, तो निश्चित है आप महत्वाकांक्षी हैं, आपके पास सपने हैं और उन सपनों को पूरा करने के लिए हमेशा सतत प्रयास रहते हैं। यही कारण है कि आपका यही उपस्थित होना आपके डेडिकेशन, आपके समर्पण का प्रतीक है। दोस्तों आज का सेशन बहुत ही खास और बेहतरीन होने वाली है हमारी करियर, हमारे बिजनेस, हमारे सपनों के लिए। दोस्तों आज हम सेलिंग में असफलता से सफलता तक कैसे पहुँचें, इस पर दोस्तों ज़बरदस्त हमें एजुकेशन मिलने वाली है। ज़बरदस्त सेशन मिलने वाली है जिसके कारण से हम सभी उपस्थित हैं। आज हम देखते हैं हमारे करियर और सपनों के लिए ऐसा कौन सा टेक्निक तरीका है जो आज हमारे सर सिखाने वाले हैं। सेशन को शुरुआत करने से पहले दोस्तों सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ऐसे जगह में रहें जहां टावर का दिक्कत ना हो। बीच बीच में नोटिफिकेशन आता है उसको कुछ समय के लिए इग्नोर करें। साथ ही साथ दोस्तों आपके पास हमेशा पेन और डायरी होनी चाहिए। जब भी आप सेशन में आए पेन और डायरी बिल्कुल रखें। सर की एक कौन सी बात आपको क्लिक कर जाए आपके सपनों के लिए। तो स्वागत है, ज़्यादा समय न लेते हुए मैं स्वागत करना चाहूँगा हमारे ग्रेट एनर्जेटिक डायमेंडिक पर्सनालिटी मिस्टर राधे श्याम साहू सर को कि आज की सेशन शुभारंभ करें। तो स्वागत है सर, वेलकम है सर आज के सेशन के लिए सर। सो वेलकम सर जी। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तनवीर जी। नमस्कार और सभी साथियों को मेरा नमस्कार। क्या मेरी आवाज क्लियर आ रही है? आ रही है सर, आ रही है। आ रही है सर। सभी साथियों को नमस्कार अगेन। और साथियों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लगातार 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 एक नई ऊंचाइयों पे पहुंचते जा रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज साथियों, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इम्पोर्टेंट जो हमको समझने की जरूरत है कि हम जिस प्रोफेशन, जिस व्यवसाय में है, उस व्यवसाय में सेल का बहुत बड़ा महत्व होता है। मतलब अक्सर मैंने देखा साथियों, अक्सर मैंने इस चीज को महसूस किया है कि अच्छी गुणवत्ता, अच्छी क्वालिटी, अच्छा एजुकेशन होने के बाद भी कई लोग इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि सेल करने के सिद्धांत और नियम को नहीं जान पाते। मैंने अक्सर इस चीज को अपने लाइफ में पाया है, मैं अपने ऊपर भी इस चीज को अनुभव किया हूँ और मेरे कई सारे साथियों के साथ भी अनुभव किया हूँ कि जब भी हम लोग बिजनेस करना चालू करते हैं या जब भी हम वर्क करना चालू करते हैं तो सबसे बड़ी समस्या आती है, वो ये आती है कि हम मेहनत तो कर लेते हैं, धूप झेल लेते हैं, पसीना बहा लेते हैं, लेकिन सामने वालों को कैसे हम कन्विंस करें और कैसे डीडी निकालें, कैसे ज्वाइनिंग कराएं, इसमें हम थोड़ा सा फेल हो जाते हैं। तो साथियों जैसा कि हम लोग पूरे विश्व से प्रसिद्ध मिस्टर फ्रैंक बैटकर के सेशन पे लगातार चल रहे हैं, आज 7वां अध्याय है। और पिछले अध्याय में हमने सीखा कि किसी भी व्यक्ति के साथ कैसे काम करें और ये भी हमने जाना कि उनको कैसे हम काम कराएं, कैसे कवर कराएं। और साथ ही साथ हमने ये भी सीखा साथियों कि कैसे बड़ा से बड़ा अचीवमेंट लिया जा सके। और पिछले अध्याय में सामने वाले को मैं यह भावना जगा दें कि वह इसे करना चाहे। मतलब हमने ये समझा साथियों पिछले अध्याय में कि हम कैसे लोगों के अंदर एक ऐसी भावना प्रकट कर सकते हैं जिस भावना से
वो उसको करना चाहे, या कैसे हम उस चीज को खोज सकते हैं साथियों जिस चीज के लिए हम उसको बुलाना चाह रहे हैं, जिस चीज के हम उसको कवर कराना चाह रहे हैं। मतलब किसी भी चीज को पाने के लिए चले, जब तक टंडा जी स्लाइड शेयर करते हैं तब तक हम इसी पे आगे बात करते हैं। साथियों, फ्रैंक बेटकर की जो जीवन गाथा है, लगभग लगभग हम उनके हर सेल के प्रति जागरूक होते जा रहे हैं, और वो सेल कैसे निकालते हैं इसके पीछे हम ध्यान देते जा रहे हैं। तो जब फ्रैंक बेटकर क्ले हंसिकर मुझे बास्टन में एक तरफ ले गया, मुझसे सेलिंग के महान रहस्य सिखाया। जो बास्टन में जो कन्वेंशन में स्पीच देने गए थे, वहां पर मिस्टर क्ले हंसिकर, मैंने पहले बता दिया जो क्ले हंसिकर कौन है। क्ले हंसिकर वो व्यक्ति है जो उनसे उम्र में 2 गुना थे और एक महान सेल्समैन, और जिन्होंने ये सिद्धांत सिखाया था कि कैसे हम सही बटन दबाएं, सही बटन खोजें। और साथियों, उसने मुझे सेलिंग का महान रहस्य सिखाया तो मेरा उत्साह और अधिक बढ़ गया, और इतना कि वो चरम पर पहुंच गया। और मैंने सोचा अब मुझे यही करना है, ये फ्रैंक बेटकर बताना है, और मैं जाऊं और मैं पर्याप्त लोगों से मिलूं, और बेचना मेरे लिए आसान हो जाएगा, और मेरे सेल्स रिकॉर्ड में सचमुच परिवर्तन हुआ। मतलब जब इस बात को समझे कि किसी भी व्यक्ति को ज्वाइन कराने के लिए, सेल कराने के लिए या कवर कराने के लिए सबसे पहले ये जानना है कि वह क्या चाहता है, फिर उसको दिलाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देना है, वो रास्ता लगा देना है, रास्ता बता देना है। तो ये सब चीजें जब उनको जाना, सही बटन खोजना, सही बटन दबाना, तो उनके अंदर एक अद्भुत एनर्जी, अद्भुत रोमांच आया उनके मन में, और वो और एक्साइटेड होगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलूं, ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करूं, ज्यादा से ज्यादा लोगों से चर्चा करूं, फुल एक्साइटमेंट के साथ मुलाकात करूं। मतलब उनके अंदर में साथियों, आप बिलीव नहीं करेंगे, मतलब रोमांच हो गया। लेकिन इसी बीच और साथ एक और घटना घटा। इसी के साथ साथ एक दिन वो फिलाडेल्फिया में ब्लेयू स्टेट फोर्ड होटल में एक सेल्स का कॉन्फ्रेंस में भाग ले रहे थे। क्योंकि साथियों, उन्होंने क्ले हंसिकर, मिस्टर क्लेटन हंसिकर के साथ ये भी सीखा था कि हमेशा इस तरह के सम्मेलनों में भाग लेना जहां कुछ सीखने का मौका मिले। तो फिर से एक सम्मेलन भाग ले रहे थे कॉन्फ्रेंस में, एक सेल्स कॉन्फ्रेंस में। तो उन्होंने अमेरिका के चोटी के सेल्समैन को अद्भुत तरीका बताते हुए सुना। मतलब इतने सारे तरीके के अलावा और भी कई सारे अद्भुत तरीके उन्होंने बता रहे थे, बताते हुए सुना। और जिनके मुंह से सुना वे न्यूयॉर्क सिटी के जे एलियट हॉल थे। मतलब उनका नाम था जे एलियट हॉल, और हालांकि वे रिटायर्ड हो चुके थे, परंतु एलियट हॉल का रिकॉर्ड सर्वकालिक टॉप प्रोड्यूसर में आज भी दर्ज था। मतलब जो स्पीच दे रहे थे उनका नाम था जे जे एलियट हॉल। और समझिए साथियों, जे एलियट हॉल कौन थे? वह अमेरिका के चोटी के सेल्समैन थे, न्यूयॉर्क सिटी के रहने वाले थे, और वो रिटायर तो हो चुके थे, लेकिन उनका रिकॉर्ड सार्वकालिक टॉप प्रोड्यूसर में आज भी दर्ज था। मतलब रिटायर होने के बाद भी उनके रिकॉर्ड को आज भी लोग याद करते थे, दर्ज था, और उनसे आज भी जानना चाहते थे। मिस्टर एलियट हाल ने बताया कि किस तरह हम सामने वाले कस्टमर को हम सवाल पूछकर भी हम सेल निकाल सकते हैं। उन्होंने ये बताया कि किस तरह हम सवाल पूछकर भी, सामने वाले कस्टमर से सवाल पूछकर भी हम सेल निकाल सकते हैं। उन्होंने कई किस्से सुनाए और सवाल पूछने की कला के बारे में बताया, कैसे लोगों से अपॉइंटमेंट लें, लोगों की मदद करने का उनका तरीका था, सवाल पूछकर उनके सोच को स्पष्ट करना। और मैंने संकल्प किया कि मैं भी इस महान कला को विकसित करूंगा, सवाल पूछने की कला। साथियों, यहाँ तक की बातों को थोड़ा सा मैं आपको रिमाइंड करना चाहूंगा, ताकि आपको समझ में आए कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, और आप जो अटेंड कर रहे हैं उसमें आपको समझ में आए कि क्या इसका बेनिफिट है। समझते हैं। सबसे पहले साथियों, सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि फ्रैंक बेटकर जी के जो पिछले अध्याय में हमने सीखा और जाना कि फ्रैंक बेटकर ने किस तरह से, कितना जबरदस्त और कितना बेहतरीन तरीके से लगातार सेल के रिकॉर्ड को बढ़ा रहे थे, लगातार एक से एक नई शिक्षा ले रहे थे।
अध्याय 6 तक हमने लगातार सीखा, लेकिन 7वें अध्याय में साथियों उन्होंने इलियाड हॉल जैसे एक महान सेल्समैन को सुना और उन्होंने एक ऐसी कला के बारे में बताया कि हम लोगों से सवाल पूछकर भी बहुत सारे सेल निकाल सकते हैं। हम लोगों से सवाल पूछकर भी बहुत सारे सेल निकाल सकते हैं। और ऐसी कला के बारे में बताते हुए और ऐसी कला के बारे में लोगों को समझाते हुए बताते हुए जब उन्होंने चर्चा किया तो इतना उनको अच्छा लगा फ्रैंक बेटकर जी को कि उन्होंने संकल्प किया कि मैं भी अब लोगों से सवाल पूछने में और अपने आप को पारंगत हासिल करूंगा। और उन्होंने भी इस कला को डेवलप करने के लिए अपने अंदर चाह रखी और सवाल पूछने की कला को साथियों वो भी अपने अंदर डेवलप किए। आगे देखते हैं इसका क्या फायदा हुआ। साथियों मिस्टर एलियट हॉल के भाषण में मेरे एक मित्र का फोन आया और बताया कि न्यूयॉर्क का एक बड़ा निर्माता $2,50,000 का जीवन बीमा कराना चाहता है। समझिएगा साथियों, थोड़ा अच्छे से समझिएगा, थोड़ा ध्यान से। न्यूयॉर्क का एक बड़ा निर्माता $2,50,000 की $2 का जीवन बीमा कराना चाहता है। यह निर्माता की कंपनी $2,50,000 उधार ले रही है और कर्ज देने वाले इस बात पर जोर दे रहे थे कि निर्माता को कर्ज की पूरी रकम के बराबर का जीवन बीमा कराना पड़े। और न्यूयॉर्क की डीएस बड़ी कंपनियों ने मतलब 10 बड़ी कंपनियों ने पहले से ही विस्तृत प्रस्ताव कर दिए थे। मतलब साथियों इस बात को आप समझिए, मिस्टर बेटकर के पास जब फोन आया अपने एक मित्र का, उन्होंने बताया कि एक ऐसी कंपनी है न्यूयॉर्क की जो $2,50,000 का बीमा कराना चाहती है। और वो जो निर्माता थे साथियों, वो निर्माता किसी जगह से $2,50,000 की राशि कर्ज में ले रहे थे और कर्जदार लोगों का कहना था कि हमको इतना पूरा का पूरा बीमा चाहिए। और वो न्यूयॉर्क की 10 बड़ी कंपनियों से ऑलरेडी जीवन बीमा का विस्तृत जानकारी ले चुके थे और उनकी फाइलें पड़े हुए थे और उसके बारे में विचार करने पे लगे हुए थे। तो फ्रैंक बेटकर ने क्या किया सुनते हैं। मैंने अपने मित्र से कहा तुम मेरे लिए अपॉइंटमेंट फिक्स करवा दो और उसने अगले सुबह 11:15 का अपॉइंटमेंट ले लिया। मतलब साथियों उनके दोस्त से उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि मेरे एक अपॉइंटमेंट फिक्स करा दो। उन्होंने 11:15 का एक अपॉइंटमेंट ले लिया और 11:15 का अपॉइंटमेंट लेने के बाद जब उसको पता चला फ्रैंक बेटकर को, तो अब पूरी तैयारी में लग गया, पूरी तैयारी में। अब तैयारी में लग गया और मैंने विचार किया कि मुझे क्या करना है। एलियट हॉल की चर्चा मेरे दिमाग में ताजी थी। अब वो एलियट हॉल के बारे में सोच रहा था कि हाँ भाई उन्होंने कैसे सवाल पूछने के बारे में बताया था। मैंने फैसला किया कि मैं कई सवाल तैयार करूंगा। उसने फ्रैंक बेटकर ने कई सवाल तैयार करने का फैसला किया और 2 घंटे सोचने के बाद आखिरकार मैंने 14 सवाल लिख लिए और फिर मैं इन सवालों को अधिक तार्किक क्रम में जमा लिया। मतलब फ्रैंक बेटकर ने साथियों, जो हमसे सबसे बड़ी गलती होती है जब हम डीडी निकालने जाते हैं, जब हम सेल करने जाते हैं, तो हम क्या करते हैं लिस्ट बना लेते हैं कितने लोग से मिलना है, बाइक स्टार्ट कर लेते हैं और पहुंच जाते हैं। ये हमारा सबसे बड़ा माइनस पॉइंट होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए फ्रैंक बेटकर ने क्या किया समझिए। फ्रैंक बेटकर ने मिलने जाने से पहले 2 घंटे का समय लिया और उन्होंने सोचा कि मैं इस सेल को कैसे क्लोज करूं, कैसे मैं सामने वाले को बीमा बेचूं। उसके कई सारे तरीके अपने माइंड में सेट किए और क्या क्या सवाल पूछ सकता हूँ, सवाल पूछने की कला से कैसे मैं शेयर कर सकता हूँ। उसके उन्होंने 14 सवाल लिखे कि कौन सा व्यक्ति है, कहाँ का व्यक्ति है, पूरा उनका ब्यौरा निकाल लिया। आगे हम समझेंगे कैसे ब्यौरा निकाले। तो साथियों अगली सुबह न्यूयॉर्क जाने वाली ट्रेन में बैठकर मैंने इन सवालों को बार बार अध्ययन किया और जो सवाल लिखे थे जाते समय भी वो लगातार तैयारी में, जाते समय भी लगातार वो ये देख रहे थे, अध्ययन कर रहे थे कि मैं कितने लोगों को मिलूंगा, कैसे मिलूंगा, क्या करूंगा, किस तरह से करूंगा, कैसे मैं बात करूंगा, किस तरह से मैं उनसे चर्चा करूंगा। पहले मैं उनके सेक्रेटरी से मिलूंगा कि मैं पहले डायरेक्ट उनसे मिलूंगा, कैसी मुलाकात होगी, पूरा इमेजिन और पूरी तैयारी करते जा रहे थे। और मैं बहुत ज्यादा रोमांचित और उतावला था और साथ ही साथ चूंकि पूरी तैयारी हो गई थी इसलिए बहुत एक्साइटेड थे, बहुत पूरी तरह से तैयार थे। और साथियों अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए मतलब 100% सेल निकलेगा, इसको बढ़ाने के लिए, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए एक जोखिम का काम उन्होंने किया। और वो जोखिम का काम उन्होंने क्या किया साथियों समझिएगा। उन्होंने एक जोखिम का काम ये किया कि मैंने न्यूयॉर्क के एक बहुत बड़े मेडिकल एग्जामिनर को फोन किया
और अपने प्रोस्पेक्ट के लिए, सॉरी ये 11:30 है, गलती से 10:30 लिखा गया, अपने प्रोस्पेक्ट के लिए 11:30 बजे का अपॉइंटमेंट ले लिया। मतलब साथियों 11:15 बजे उसकी खुद की अपॉइंटमेंट थी। किसके पास? किसके पास साथियों? उस निर्माता के पास, जिस निर्माता को बीमा सेल करने जा रहा था। और साथियों उसने 11:30 का अपॉइंटमेंट ले लिया उसी न्यूयॉर्क शहर में, जहां एक मेडिकल एग्जामिनर जो मेडिकल टेस्ट करते हैं और ये साबित करते हैं कि इनको कोई बीमारी नहीं है और ये पूरी तरह से स्वस्थ हैं, उनसे 11:30 का अपॉइंटमेंट ले लिया अपने कॉन्फिडेंस को सेट करने के लिए कि मैं सेल निकालूंगा, मैंने निकालू, इसमें कोई दो मत वाली बात नहीं। मतलब साथियों उसको 1% भी अपने ऊपर और उन सवाल पूछने की कला के ऊपर और अपने सेल्समैन की काबिलियत के ऊपर डाउट नहीं। एक्चुअली क्या होता है साथियों, हमारे साथ भी ऐसा होता है। आप सोचिए कि जब हम सेल निकालने जाते हैं, प्लान दिखाने जाते हैं, तो पहले से हम डाउटफुल रहते हैं, ये करेगा कि नहीं करेगा, ये ज्वाइन करेगा कि नहीं करेगा, ये काम करेगा कि नहीं करेगा, ये वर्क करेगा कि नहीं करेगा। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जब घर से निकलते हैं बैग लेके तो पूरे कॉन्फिडेंट के साथ रहते हैं कि नहीं 100% मैं जा रहा हूं, मतलब मैं डीडी तो लेके आऊंगा। तो कितने लोग ऐसे हैं, मैं जानना चाहूंगा, जो घर से जब भी फील्ड में निकलते हैं फॉलो करने के लिए तो इस कॉन्फिडेंस के साथ निकलते हैं, इस आत्मविश्वास के साथ निकलते हैं कि मैं डीडी सेल लेके ही आऊंगा। कितने लोग ऐसे साथियों टाइप करके बता सकते हैं या हाथ उठा के बता सकते? कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं मेरे को, जैसे कि जुलूस मोदी जी ने हाथ उठाया, बहुत शानदार। और और अरुण बैरागी जी, बहुत बढ़िया। बहुत शानदार, बहुत सारे लोग टाइप करके भी बता रहे हैं। जबरदस्त। तो साथियों कहने का मतलब ये है, सबसे पहले सेल के पहले हमको फ्रैंक बेटकर ने ये सिखाया कि आपको इतना आत्मविश्वास होना चाहिए, इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं जा रहा हूं और मैं ऐसी तैयारी कर चुका हूं और इतने सारे मेरे पास टेक्निक्स हैं कि मैं खाली हाथ नहीं लौटूंगा। अंगद कुमार जी लिख रहे हैं, मैं भी सर बहुत बढ़िया, खाली हाथ नहीं लौटूंगा। कहने का मतलब साथियों अगर सीधा सीधा, अगर एक सामान्य और सिंपल से शब्दों में अगर मैं आपसे बात करूं, तो हम अपने कॉन्फिडेंट को अगर कंप्लीट करके जाते हैं, पूरे कॉन्फिडेंट के साथ जाते हैं, तो आधी जंग तो हम ऐसे जीत चुके होते। तो देखते हैं साथियों इस इंटरव्यू के बारे में, क्योंकि आज हम इस इंटरव्यू के बारे में पूरा देखेंगे और इसी इंटरव्यू से हम सीखेंगे। इसी आज का पूरा सेशन जो है साथियों इस इंटरव्यू पे डिपेंड है। इस इंटरव्यू के माध्यम से पूरा सेशन स्टार्ट होगा और पूरा सेशन कंप्लीट होगा, क्योंकि साथियों हम ये जानेंगे आज कि किस तरह से फ्रैंक बेटकर ने 2,50,000 का सेल क्लोज किया। अब आते हैं साथियों आगे इंटरव्यू में अपन। जब मैं प्रोस्पेक्ट के ऑफिस पहुंचा तो वहां उनके सेक्रेटरी से मुलाकात हुआ और मुझे अंदर जाने दिया। मतलब जब वो ऑफिस पहुंचे और ऑफिस पहुंचने के बाद उनके सेक्रेटरी से मुलाकात हुआ और मुझे अंदर जाने दिया। मैं अंदर जाकर बोला मिस्टर बूथ, जिस निर्माता का नाम था साथियों मिस्टर बूथ, और मिस्टर बूथ ने कहा आप कैसे हैं, बैठिए फ्रैंक बेट। मतलब बूथ जैसे हम लगातार लोगों का अभिवादन करते हैं उसी प्रकार एक दूसरे का लोग उन्होंने अभिवादन किया। थोड़ा रुककर बूथ ने कहा मिस्टर बेटकर मुझे लगता है आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। मतलब डायरेक्ट जो कंपनी के जो निर्माता थे उन्होंने एक शब्दों में थोड़ा देर रुककर बेटकर जी को कहा कि मिस्टर बेटकर मुझे लगता है कि आप अपना समय बर्बाद करें। देखिए साथियों बंदा पहुंचा नहीं है सेल निकालने के लिए, अपना प्लान नहीं दिखाया है, अपना डिटेल नहीं बताया है, अपना कुछ फिलअप भी नहीं किया है, इंट्रोडक्शन चालू नहीं किया है। उसके बाद भी मतलब पहले ही जो प्रोस्पेक्ट थे उन्होंने एक ऐसा सवाल दाग दिया कि मिस्टर बेटकर को किसने, उस कंपनी के निर्माता ने जो $2,50,000 का बीमा कराना चाहता है, उसने सीधा बोल दिया कि मिस्टर बेटकर मुझे लगता है कि आप अपना समय बर्बाद करें। मैंने कहा यानी बेटकर ने कहा क्यों? बूथ ने कहा न्यूयॉर्क की सभी बड़ी कंपनी ने मेरे पास अपने प्लान भेजे हैं, जिनमें से 3 मेरे दोस्त ने भेजे। न्यूयॉर्क की सभी बड़ी कंपनी ने, लगभग 10 से ज्यादा कंपनी ने मेरे पास क्या भेजे हैं, प्रस्ताव भेजे हैं और प्लान भेजे हैं,
और उन 10 में 3 तो ऐसे लोग हैं जो मेरे खुद के दोस्त हैं, मेरे फ्रेंड हैं, मेरे मित्र हैं, और इसमें से एक तो मेरा और करीबी मित्र है, मेरा लंगोटिया यार। और उसके साथ में हर शनिवार रविवार को उसके साथ में गोल्फ खेलता हूँ, और वह न्यूयॉर्क लाइफ में है, मतलब जिस जीवन में है वो न्यूयॉर्क लाइफ के नाम जाना जाता है, और ये काफी अच्छी कंपनी है। नहीं क्या, मतलब सीधा सीधा उसने उनके ऊपर एक तमाचा मारा। एक साधारण शब्दों में देखें तो बूथ ने, निर्माता ने साफ बोला कि मेरे पास बहुत सारे कंपनी के प्रपोजल आ चुके हैं और बहुत अच्छे प्लान हैं, और उसके साथ साथ जितने लोगों का प्रपोजल आया है उनमें से 3 तो मेरे दोस्त हैं, और उसमें से एक तो मेरे साथ गोल्फ खेलता है, मेरे बहुत करीबी दोस्त है, बहुत करीबी दोस्त। हफ्ते में 2 दिन हम गोल्फ खेलते हैं, और वो न्यूयॉर्क लाइफ में है, और ये काफी अच्छी कंपनी है। नहीं क्या, मतलब उसी के सामने बोल रहा है कि ये बहुत अच्छी कंपनी है। नहीं क्या, तो बैठकर ने क्या जवाब दिया सोचते हैं साथियों। बैठकर ने कहा वाकई में ये बहुत अच्छी कंपनी है, ये वाकई में बहुत अच्छी कंपनी है। मतलब बैठकर ने विरोध नहीं किया, बैठकर जान रहे थे, क्योंकि वो 14 सवाल पहले से बना के लेके गए थे कि क्या क्या पूछना है और क्या क्या आंसर लेना है। तो बैठकर ने कहा कि ये वाकई बहुत अच्छी कंपनी है। उसके बाद मिस्टर बूथ ने कहा, तो मिस्टर बैठकर, मतलब फिर बूथ ने कहा, किसने, निर्माता ने, कि मिस्टर बैठकर अब भी आपको लगता है कि आप मेरे सामने अपना प्लान प्रस्तुत करना चाहते हो, तो मेरी उम्र 46 साल के हिसाब से सामान्य जीवन योजना पर $2,50,000 के खड़े निकाल सकते। मैंने कहा मिस्टर बूथ, अगर आप मेरे भाई होते तो भी मैं आपको वही बताता जो अभी बताने जा रहा हूँ। अब साथियों देखो, फ्रैंक बैटकर ने जो तैयारी करके गए थे, जिस तैयारी पे वो काम किए थे, उस तैयारी को उन्होंने बताया। मैंने कहा मिस्टर बूथ, अगर आप मेरे भाई होते तो भी मैं आपको वही बताता जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ। और जैसे इस बात को मिस्टर बैठकर ने मिस्टर बूथ से कहा, तो बूथ ने कहा क्या, मतलब आश्चर्यजनक तरीके से, कैसी क्या बात हो गई भाई, जो आप अपने भाई को बताते, जो आप मेरे को बताने जा रहे हो, क्या। तो बैठकर ने कहा आपकी मदद करने के लिए मुझे आपसे कुछ सवाल पूछने होंगे, क्या आपको कोई ऐतराज तो नहीं है। बैठकर पूरी तैयारी के साथ किया था साथियों, उसने 2 घंटा तक उस व्यक्ति के बारे में पूरा रिकॉर्ड निकाला था, पूरा तैयारी किया था, सवाल तैयारी किया था, और उसके बाद में उसने तैयारी को रिपीट भी किया था, फिर से रिवीजन भी किया था ट्रेन में जाते जाते। और उसने साफ बोला एक लाइन में, आपकी मदद करने के लिए मुझे आपसे कुछ सवाल पूछने होंगे, आपको ऐतराज तो नहीं। बूथ ने कहा बिल्कुल नहीं, पूछिए। जैसा मैं समझता हूं कि आपकी कंपनी $2,50,000 का कर्ज लेने वाली है, इस सौदे की एक शर्त है कि आपको $2,50,000 का जीवन बीमा करवाना है और बीमे की पॉलिसी को अपने कर्जदारों के पास रखवाना है। क्या यह सही है। मतलब उस बात को उसने इस तरीके से रख दिया, किनके सामने रख दिया, बूथ के सामने। किसने, मिस्टर बैठकर ने। तो बूथ ने तुरंत बोला हाँ यह सही है, लेकिन बूथ को थोड़ा आश्चर्य भी हुआ, क्या इतने बारीकी से वह व्यक्ति इतने आसानी से इस बात को कैसे मेरे को बता, कि जरूर मेरे ऊपर अध्ययन किया होगा, जरूर मेरे ऊपर रीड किया होगा, जरूर होमवर्क करके आया होगा। बूथ ने कहा हाँ यह बिल्कुल सही है। उसके बाद साथियों आगे, मैं दूसरे शब्दों में, अगर आप जीवित रहते हैं, किसने कहा, बैठकर जी ने कहा कि दूसरे शब्दों में अगर आप जीवित रहते हैं तो उन्हें आप पर भरोसा है, परंतु अगर आपकी मृत्यु की स्थिति में उनके आपके कंपनी पर उतना विश्वास नहीं है। क्या ये सही है मिस्टर बूथ। किसने कहा साथियों, फ्रैंक बैठकर ने। तो बूथ ने कहा हाँ मुझे लगता है यह सही है। मतलब फ्रैंक बैठकर ने बूथ से कहा कि अगर आप जीवित रहते हो तो उन लोगों को जो कर्ज देने वाले हैं उनको आपके ऊपर विश्वास है, लेकिन अगर आप
मर जाते हो, उस कंडीशन में आपकी कंपनी के ऊपर उनको विश्वास नहीं है, क्या ये सही है? किसने कहा? मिस्टर बूथ ने, ये मिस्टर बैटकर ने, बूथ जी से। तो मिस्टर बूथ ने, जो कंपनी के निर्माता थे, उन्होंने कहा हाँ ये बिल्कुल सही है। फिर बैटकर जी ने क्या कहा? फिर बैटकर ने कहा फिर क्या यह सबसे महत्वपूर्ण नहीं है? दरअसल महत्व की एकमात्र यह बात है कि आप इस बीमे का तत्काल हासिल कर लें और जोखिम को बीमा कंपनी पर डाल। तो क्या ये महत्व वाली बात नहीं है कि कुछ भी हो सकता है, कभी कुछ भी हो सकता है, इसलिए आप तत्काल इस बीमे को ले, लेट ना करें, और जो जोखिम बनता है उसको किसके ऊपर डाल दें? बीमा कंपनी के ऊपर डाल दें। और मान लीजिए आज रात को आप जागे और आधी रात को आपके मन में अचानक यह विचार आया कि कनेक्टिकट के आपके बड़े प्लांट में आग का बीमा कल रात को एक्सपायर हो चुका है और शायद आप बची हुई रात में सो नहीं पाएंगे, और आप सुबह सबसे पहले यह काम करेंगे कि ब्रोकर को फोन लगाएंगे और उससे कहेंगे कि वह तत्काल बीमा करवा ले, नहीं क्या? बूथ ने कहा बिल्कुल मैं ऐसा ही करूंगा। मतलब मिस्टर बैटकर ने बूथ से कहा कि आपकी कनेक्टिव की जो फैक्ट्री है उसमें अगर आग लगने की बीमा अगर अचानक से एक्सपायरी डेट हो जाए और आपको रात को पता चले तो आपको नींद भी नहीं आएगा, क्योंकि आग लगने के बहुत चांसेस वहां पर रहते हैं। और सबसे सुबह उठ के आप क्या काम करेंगे? आप यही काम करेंगे कि सबसे पहले काम आपका ये रहेगा कि सबसे पहले वो बीमा को रिन्यू कराएं या बीमा को ओके कराएं। तो बूथ ने भी उनके हाँ में हाँ मिला, हाँ सीधी सी बात है, मैं ऐसा ही करूंगा। फिर मैं जिस तरह आप अपने प्लांट के लिए आग के बीमे को महत्वपूर्ण समझते हैं, उसी तरह आपके कर्जदार, उन्होंने बताया, जिस तरह आप अपने प्लांट के बीमा को मजबूत अपने लिए महत्वपूर्ण समझते हैं, उसी तरह से आपके कर्जदार आपके जीवन बीमा को महत्वपूर्ण समझते हैं। जिस तरह से, पहले एग्जाम्पल दिया फिर बताया, जिस तरह से आप अपने प्लांट के बीमा को महत्वपूर्ण समझते हैं, उसी प्रकार आपके जो कर्जदार हैं वो भी आपके बीमा को महत्वपूर्ण समझते हैं। और अगर आप अपने जीवन को बीमा नहीं करवा पाते तो क्या यह संभव नहीं है कि आपके कर्जदार लोन की रकम को कम कर दें या लोन देने से पूरी तरह इनकार कर दें? मतलब फ्रैंक बैटकर ने साफ उनके सामने इस बात को रखा सवालों के माध्यम से कि अगर आप बीमा नहीं कराते हैं या लेट करते हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि वो लोग $2,50,000 के कर्ज को कम कर दें या बीमा या कर्ज देने से इनकार भी कर दें। तो बूथ ने कहा मैं नहीं जानता, परंतु मुझे लगता है कि यह संभव है। मैं ये तो नहीं जानता कि वो लोग कम कर देंगे या नहीं देंगे, लेकिन हो सकता है ऐसा भी हो। फिर उसके बाद बैटकर जी ने कहा और अगर आपको यह कर्ज नहीं मिलता तो शायद आपके लिए यह लाखों करोड़ों का मामला होगा। क्या इस साल इसी वजह से आपका लाभ घाटे में नहीं बदल जाएगा? किसने कहा? बैटकर जी ने। किससे कहा? बूथ से। कि आपको अगर कर्ज नहीं मिलता तो शायद आपके लिए लाखों करोड़ों का मामला होगा, और क्या इस साल इसी वजह से आपका लाभ घाटे का सौदा नहीं हो जाएगा? तो बूथ ने कहा आपका क्या मतलब है? तो फिर बैटकर ने कहा मैं आपके लिए 11:30 बजे न्यूयॉर्क के प्रमुख मेडिकल एग्जामिनर डॉक्टर कार्यालय से अपॉइंटमेंट ले रखा, और उनके एग्जामिनेशन को सभी जीवन बीमा कंपनी मानती है, मान्यता देती है। जहां तक मैं जानता हूं वे एकमात्र मेडिकल एग्जामिनर हैं जिनके एक ही एग्जामिनेशन से किसी भी आदमी पर $2,50,000 का जीवन बीमा किया जा सकता है। 150-92 में उनके ऑफिस में उनके पास इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ और फ्लोरास्कोप मशीनें हैं, और वे सारी मशीनें हैं जिनकी जरूरत आपके परीक्षण में होगी। मतलब आपका क्या मतलब है? जब उन्होंने बोला घाटे का सौदा नहीं हो जाएगा या इनकार नहीं हो जाएगा या आपको नुकसान नहीं हो जाएगा या कर्ज देने से मना, क्या मतलब? तो उन्होंने बताया कि मैं आपके लिए 11:30 बजे का अपॉइंटमेंट लेकर रखा हुआ हूँ। एक ऐसी जीवन बीमा कंपनी, एक ऐसी मेडिकल एग्जामिनर जो मेडिकल टेस्ट करते हैं, जिनके पास सारी मशीनें हैं, सारे उपकरण हैं, उनकी मेडिकल रिपोर्ट को हर बीमा कंपनी मानती है। तब बैटकर जी ने कहा क्या दूसरे ब्रोकर मेरे लिए यह नहीं कर सकते? बैटकर जी ने कहा कि ये काम तो मेरे दूसरे ब्रोकर भी कर सकते हैं, तुम ही कर सकते, क्या बात है? लेकिन बैटकर ने कहा आज की सुबह तो वो ऐसा कर ही नहीं सकते, आज की सुबह तो वो ऐसा कर ही नहीं सकते। मिस्टर बूथ, मान लीजिए आप इस एग्जामिनेशन के गंभीर महत्व को समझकर, पहचान कर किसी ब्रोकर को इसी दोपहर को फोन करें और उसे बताएं कि आप तत्काल एग्जामिन करवाना चाहते हैं, तो वो पहला काम तो यह करेगा कि वो अपने किसी मित्र को फोन करे और उसका नियमित एग्जामिनर होगा, फिर वह उसे यहाँ आकर ऑफिस में लेकर आएगा जहां आपका पहला परीक्षण किया जाएगा।
अगर डॉक्टर की रिपोर्ट आज रात को डाक से रवाना हो जाए तो उस विशेषज्ञ का कोई मेडिकल डायरेक्टर हेड ऑफिस में अपनी कुर्सी पर बैठकर कल सुबह आपकी रिपोर्ट को देखेगा। अगर अगर उसके मन में यह विचार आता है कि चूंकि आप $2,50,000 का बीमा करवा रहे हैं इसलिए दूसरे एग्जामिन की जरूरत है, तो आप किसी दूसरे डॉक्टर को दूसरे एग्जामिन के लिए अधिकृत कर देगा जिसके पास आवश्यक मशीनें ना हो या आवश्यक मशीनें हो। इसका मतलब यह है कि अनावश्यक विलंब और आप इस जोखिम को अगले 1 सप्ताह तक क्यों उठाना चाहते हैं या आप एक दिन भी और क्यों उठाना चाहते हैं। मेरे ख्याल से साथियों ये बात आप सभी को समझ में आ गया, लेकिन मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। मतलब मिस्टर बैटकर जी ने उनको समय, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, हम लोग बोलते हैं 1 हफ्ते बाद दूंगा, 2 हफ्ते बाद दूंगा, या आराम से करूंगा, या किसी और से कर लूंगा, या मैं बुला लूंगा। तो उन्होंने देखो कैसे अभी करने का क्या फायदा है, कैसे बताया उन्होंने कि बताया कि 11:30 बजे का मैं मेडिकल एग्जामिनर से समय ले रखा हूँ और वो इस न्यूयॉर्क के ऐसे एग्जामिनर है, मेडिकल एग्जामिनर है जिनकी बात को हर जगह माना जाता है। तो फिर भी उनकी बात काटने भूत ने कहा ये काम तो कोई और बीमा वाला भी सेल्समैन भी कर सकता है। तो उन्होंने बताया बिल्कुल नहीं, आज की डेट में तो नहीं कर सकता, क्योंकि आज की डेट में करेगा तो पहले आप अपना रिपोर्ट दिखाएंगे, फिर आपका मेडिकल होगा, मेडिकल होने के बाद फिर उसका रिपोर्ट जाएगा, फिर दूसरा रिपोर्ट पढ़ेगा, फिर देखेगा बीमा की राशि तो बहुत ज्यादा महंगा है, फिर वो सोचेगा कि किसी और की भी सहायता लिया जाए, हो सकता है पर्याप्त मशीन उनके पास ना हो, फिर और तो ऐसा करके 2, 3, 4 दिन या हफ्ते भर टल सकता है। बूथ ने जो इसका जवाब दिया बहुत ही आश्चर्यजनक, साथियों सोचिएगा। बूथ ने कहा मुझे लगता है मैं अभी कुछ समय तक जीवित रहूंगा। मतलब साथियों बूथ ने बताया कि मैं, आप उतना मत हड़बड़ाओ मेरे को, मुझे लगता है कि अभी मैं कुछ दिन तो जीवित रहूंगा, मतलब अचानक से मैं मरने वाला नहीं हूँ, आप इतनी चिंता ना करें। बूथ के कहने का मतलब था किसको, फ्रैंक बैटकर को, कि मैं अभी कुछ दिन तक तो जीवित रहूंगा। तो बैटकर जी ने कहा मान लीजिए कि कल सुबह आपका गला खराब हो और आप 1 सप्ताह तक बिस्तर पर पड़े रहे और फिर जब आपका कठिन परीक्षण के लिए पर्याप्त स्वास्थ्य हो जाएंगे, तब मान लीजिए कि बीमा कंपनी आपसे कहे कि अब आप मिस्टर बूथ, हमें लगता है कि बिल्कुल सही हो जाएंगे, परंतु आपकी हाल की बीमारी के कारण एक छोटी सी समस्या आ खड़ी हो गई है और हमें इस काम को 3-4 महीनों के लिए टालना, यह सुनिश्चित ना कर लें कि ये जो आपके गला खराब होने वाली जो समस्या है टेम्परेरी है या परमानेंट है, तब आपको अपने कर्जदारों को यह बताना पड़ेगा कि अंतिम निर्णय कुछ समय के लिए टल गया और क्या यह संभव नहीं है कि वे आपको लोन देने से मना कर दें। क्या यह एक संभावना नहीं हाल निकलते हैं तो हम कार्यालय के हेड ऑफिस में 11:30 बजे अपॉइंटमेंट के लिए सही समय पर पहुंच जाएंगे। किसने कहा, मिस्टर बैटकर ने। किससे कहा, मिस्टर बूथ से, कि मिस्टर बूथ अभी कितना समय हुए हैं, अभी 11:10 हुए हैं, अगर अभी हम निकलते हैं तत्काल तो कार्यालय में के हेड ऑफिस में 11:30 बजे अपॉइंटमेंट के लिए सही समय पर पहुंच जाएंगे। कहाँ, उस मेडिकल एग्जामिनर के ऑफिस में। आपको देखकर लगता है, फिर उन्होंने बताया, आपको देखकर लगता है कि आप इस समय पूरी तरह से स्वस्थ हैं, मतलब आपका जो रिपोर्ट आएगा बहुत अच्छा आएगा, आप पूरी तरह स्वस्थ हैं। अगर अंदर से भी आप उतने ही स्वस्थ हैं, देखिए साथियों सवाल देखिए, अगर अंदर से आप उतने ही स्वस्थ हैं जितना बाहर से दिख रहे हैं, मतलब उनके बोलने का अर्थ देखिए, सवालों की श्रृंखला, अगर आप अंदर से उतने ही स्वस्थ हैं जितना बाहर से दिख रहे हैं तो आपको यह बीमा 48 घंटों में मिल जाएगा। तो आपको यह बीमा कितने घंटों में मिल जाएगा, प्लीज नेक्स्ट करेंगे कंधर जी। तो यह बीमा आपको अगले 48 घंटों में मिल जाएगा और आप इस सुबह अच्छा महसूस कर रहे हैं, नहीं क्या मिस्टर बूथ?
मिस्टर बूथ ने कहा कि हाँ मैं तो अच्छा महसूस कर रहा हूँ। फिर बैठकर जी ने क्या किया, तो फिर एग्जामिनेशन को, जो आपके लिए दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण चीज है, अभी हाल में ही करवा लिया जाए। अब उन्होंने सीधा सेल निकालने पे और सीधा 8, 10, 12 क्वेश्चन पूछते पॉइंट पे पहुंच गए और सीधा बोला अगर आप अच्छा महसूस भी कर रहे हैं, एग्जामिनर भी रेडी है, सब चीजें है, तो क्यों ना मेडिकल एग्जामिनेशन को हम करवा लें, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि $2,50,000 जजदार कल मना भी कर सकते हैं। मेडिकल रिपोर्ट के लिए कल कोई प्रॉब्लम भी आ सकती है, आपका गला खराब होने का मेडिकल रिपोर्ट 3-4 महीने के लिए टल भी सकता है, कर्जा लोन देने से टाल भी सकते हैं। इसलिए आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण समझाने के लिए प्रयास किया। तो मिस्टर बूथ ने कहा मिस्टर बैठकर आप किसकी तरफ हैं, मतलब वो कंफ्यूजन में आ गए कि आप किसकी तरफ है, मतलब आप बीमा सेल्स कंपनी की तरफ है कि एग्जामिनर की तरफ है कि मेरी तरफ, किसकी तरफ है। तो बैठकर जी ने हाथ उठाया और कहा मैं आपकी तरफ मतलब मैं आपके बारे में बात करूंगा, मैं आपके बारे में सोच रहा हूँ, क्योंकि $2,50,000 का नुकसान आपको होगा। एग्जामिनर के पास आप नहीं भी जाएंगे तो एग्जामिनर का कुछ नहीं जाने वाला। अगर आप क्या बोलते हैं लेट से किए तो रिस्क आपको ही उठाना पड़ेगा, आपको कर्ज नहीं मिलेगा। जो प्रोजेक्ट आप तैयार करना चाह रहे हैं उस प्रोजेक्ट में आप फेल हो जाएंगे, आपको नुकसान हो जाएगा, घाटे। तो मैं आपके तरफ, किसके तरफ, आपके तरफ। मतलब साथियों इस लाइन से बैठकर जी ने हमें ये सिखाया कि हमेशा हमको कस्टमर के पक्ष में होकर बात करना चाहिए, हमेशा। और आगे क्या हुआ देखते हैं, जो बूथ थे, जो निर्माता थे उस कंपनी के, जो बीमा लेना चाहते थे, सिर को सोच विचार में झुकाते हुए एक सिगरेट जलाते हैं, कुछ पल सोचकर धीमे से अपनी कुर्सी से उठते हैं और ऊपर की ओर देखते हैं, खिड़की की तरफ जाते हैं, फिर हेड रैक की तरफ जाकर अपने हेड को रैक पर से उठाते हैं, मतलब जो उसका टोपी का जो रैक रहता है वहां से ऊपर जाके रैक टोपी तरफ उठाते हैं और मेरी तरफ मुड़ते हैं, और अचानक से नैन बैठकर की तरफ मुड़ते हैं और बोलते हैं आइए चले। मतलब सोचिए साथियों, फिर बूथ क्या करते हैं, सारे कैलकुलेशन, सवाल जवाब जितने भी तैयारी किए रहते हैं, बैठकर जब सब दाग देते हैं और पॉइंट पा जाते हैं, थोड़ा देर सोचते हैं, सिर को इधर उधर झुकाते हैं, एक सिगरेट जलाते हैं, कुछ पल धीमे से अपनी कुर्सी से उठते हैं और उठने के बाद ऊपर देखते हैं, खिड़की की तरफ जाते हैं, अपना जो टोपी का जो स्टैंड रहता है, रेक रहता है, वहां से अपना टोपी उठाते हैं, फिर बैठकर जी की तरफ मुड़ते हैं, बोलते हैं आइए चलें, मतलब चलो ऐसा करें। और हम सिकस्त एवेन्यू के सबवे में डॉक्टर के ऑफिस में गए, एग्जामिनेशन संतोषजनक ढंग से निपट जाने के बाद मिस्टर बूथ अचानक मेरे मित्र बन गए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मैं उनके साथ लंच करूं। जब हमने खाना खाना शुरू कर दिया तो उन्होंने मेरी तरफ देखा और हंसने लगे और उन्होंने पूछा अरे हाँ, मैं यह पूछना ही तो भूल गया कि आप किस कंपनी से आए। मतलब सोचे साथियों, एग्जामिनेशन हो गया, बीमा हो गया, सब चीज हो गया, लेकिन वह बंदा जो है ये पूछना भूल गया कि आप किस कंपनी से। मतलब मिस्टर बैठकर जी ने ऐसे ऐसे सवाल तैयार किए साथियों, उन सवालों को लगातार पूछते गए, लगातार उस सवालों के बारे में बताते गए, लगातार उनको सवालों से एक्साइटेड करते गए, और उस एक्साइटमेंट, उस जोश और जुनून के कारण वो जो बूथ थे उनके फायदे की बात किए, उनको बताया इससे लेट करने से क्या नुकसान हो सकता है, अगर आप मेरे भाई रहते तब भी मैं आपको यही सलाह देता। तो साथियों इसी कारण से उन्होंने इस बात को समझा और उन्होंने प्लांट का अगर बीमा खत्म हो जाता तो आप क्या करते, तुरंत बीमा कराते, क्योंकि आपके प्लांट में आग लगने की संभावना ज्यादा है। तो उसी प्रकार आपको जो कर्ज देने वाले हैं वो भी तुरंत बीमा चाहते हैं, और अगर गलती से गला खराब हो गया और खराश आ गया, कुछ हो गया और आपका एग्जामिनेशन थोड़ा अगर 3-4 महीना डिले हो गया तो वो पैसा छूट भी सकता है, और साथ ही साथ यह रकम कम भी हो सकता है, और आपको इस साल बहुत बड़ा घाटा भी हो सकता है। जब ये बात मिस्टर बैठकर जी ने बूथ को सही तरीके से समझा दिया, और उसके बाद उन्होंने जब पंच लाइन मारा बैठकर जी ने कि चलो 11:30 बजे का अपॉइंटमेंट है, 11:10 हो चुका, आप चलते हैं, तो साथियों बूथ ने अपने आप को रोक नहीं पाया और
$2,50,000 फीस। तो साथियों मेरे ख्याल से ये इंटरव्यू आप सभी के सभी लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह से बैठकर जी ने तैयारी किया, किस तरह से जाते समय रोमांचित हुए, किस तरह से सवालों की श्रृंखला बनाई, किस तरह से उन्होंने बताया कि अगर आप मेरे भाई होते तब भी मैं आपकी सलाह देता, और किस तरह से उन्होंने बैठकर जी को, बूथ जी को अपने समय के एक एक मिनट के बारे में बताया जो इलियट हॉल से उन्होंने सीखा था। और साथियों इसी प्रकार अभी जल्दी कराना कितना महत्वपूर्ण है। अगर किसी कारणवश अगर चूक गया या छूट गया तो कितना फाइल हो सकते हैं। तो कहने का मतलब है साथियों, मैं भी आप सभी साथियों से यही बात को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप भी लोगों को सेल करने से पहले, प्लान दिखाने से पहले, डीडी निकालने से पहले, फॉलोअप में जाने से पहले तैयारी करें, सवालों की श्रृंखला बनाएं, और साथियों सवालों को पूछने में अपना समय लगाएं। और अभी तुरंत इस बिजनेस की जरूरत आपको क्यों है, ये चीज बताने में लोगों को मदद। तो साथियों अगला सेशन हमारा फिर गुरुवार को होगा। बहुत अच्छा लगा आप लोग से मिलकर, उम्मीद करता हूँ आज बहुत कुछ आपने सीखा होगा, और जो भी सीखा है साथियों उसको अमल करते हुए चले। मैं राधे श्याम साहू आप सभी लोगों की उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपने वाणी को ही विराम देता हूँ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट साथियों। और आगे के लिए टंडर जी को मैं बुलाना चाहूंगा कि आए और आज इस सेशन को क्लोज करें प्लीज। थैंक यू, धन्यवाद साथियों, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और बेहतरीन सेशन के लिए सर अगेन सेशन के सभी साथियों की तरफ से, मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं सर कि आज आपने फिर से बता दिया सर कि हमें सेलिंग में निकालने के लिए। आवाज आपकी कम आ रही है टंडन जी। बिल्कुल सर, और सेलिंग में सफलता यदि हमें पाना है तो निश्चित है हमें सेल्स निकालने से पहले उसकी तैयारी करनी होगी, साथ ही साथ हमें सवाल पूछने की एक कला अपने आप में विकसित करनी होगी। ये निश्चित बेहतरीन तरीके से आपने बताया सर सेल्स निकालने के बेहतरीन तरीके, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। अब मैं चाहूँगा सर जी आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। जी 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 सर, आ रही सर अभी? हाँ अभी आ रही है। आ रही सर। हाँ, फीडबैक के लिए पब्लिक से किसी को उठा लेंगे। बिल्कुल, मैं तीरिथ भास्कर सर को आज का फीडबैक के लिए मैं बुलाना चाहूँगा। तीरिथ कुमार भास्कर सर आए और आज की सेशन कैसा रहा वो अपना ओपिनियन रखें। बहुत बहुत धन्यवाद पटेल सर जी स्पॉटलाइन में लाने के लिए। सबसे पहले तो मैं चाहूंगा आज की सेशन के लिए हमारे ग्रेट एनर्जेटिक सर जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इतने शानदार तरीके से मतलब हमें कैसे तैयारी करना है सेल्स निकालने के लिए, कैसे सवालों का पूल बांध के रखना है, इसके बारे में बहुत ही शानदार जानकारी दी है। बहुत ही शानदार रहा सर जी। और ऐसा सेशन सर यदि कंटिन्यू चले तो कहीं ना कहीं सर हम सेल्स में महारत हासिल कर सकते हैं सर। और क्या है सर, जब सेल्स के यदि हम सेल्स के फील्ड से हम बिलोंग करते हैं तो सेल्स को कैसे निकालना है, पूरी तैयारी नहीं करेंगे तो सेल्स निकालना बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि अक्सर सर हम फील्ड में जाते हैं और फील्ड में रिजल्ट नहीं आता तो हम नर्वस हो जाते हैं। लेकिन यदि हम सेल्स निकालने से पहले हम प्रॉपर तैयारी करके जाते हैं, प्रॉपर क्या सवाल जवाब पूरी प्रॉपर तैयारी करके जाते हैं, और सामने वाले जिस फील्ड से बिलोंग करते हैं उससे संबंधित यदि हम अपने आप पहले से प्रॉपर तैयारी में रहेंगे तो सेल्स 100% निकलना गारंटी हो जाता है। तो इसलिए इस सेशन में यही चीज सीखा हूं कि हमें, जैसे पिछले सेशन में हम सीखे थे कि हम कैसे काम करें और अपने कैसे काम करवाना, इसके बारे में हम सीखे थे। और इस सेशन में हम जो सीखे हैं काफी अच्छा लगा सर जी। और नेक्स्ट सेशन का बिल्कुल हमें तैयारी है, पहले से हम इसके लिए अपने टीम को भी लाने के पूरा 100% प्रयास करेंगे ताकि इसके बारे में सभी सीख पाए। तो धन्यवाद हमारे राधे श्याम साहू सर जी का और हमारे आनंद तिवारी सर का, जिन्होंने इतना अच्छा सेशन और इतना अच्छा शानदार ट्रेनिंग के लिए शुभारंभ किए हैं। मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, बहुत अच्छा ओपिनियन रहा आपका। और
जूम में जितने भी अभी पैनल में साथी आए हैं, मैं चाहूँगा सबको अनम्यूट करें और एक बार सर का थैंक्स के लिए बिल्कुल थैंक यू सर। धन्यवाद करें। सब अनम्यूट हैं, सब सर का थैंक्स कर सकते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, जबरदस्त सेशन के लिए सर, जबरदस्त सेशन के सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर, शानदार सेशन सर। थैंक यू सो मच सर, बहुत ही शानदार सेशन था। बहुत ही शानदार था सर। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, बहुत मजा आ गया, बहुत जबरदस्त, एकदम सही, एकदम सही पॉइंट है एकदम। धन्यवाद। अगर इस किया जाए तो सही में धमाका हो जाएगा। थैंक यू सर, थैंक यू शेष बढ़ाने के लिए बहुत सुंदर टेक्निक सर। थैंक यू सो मच सर जी। थैंक यू दोस्तों, आज का सेशन Thank हम you, यही sir. क्लोज करते हैं और फिर मिलते हैं Thank you, sir नेक्स्ट जी। सेशन में। तो थैंक यू सर सभी साथियों को, गुड डे और गो डायमंड दोस्तों। थैंक यू सर।